झोपड़ी में रह रहे हैं, आप लोग भी जब राजा बन जाएंगे, आप लोगों का प्रधान बन जाएगा, आप लोगों का मुखिया बन जाएगा, आप लोगों का मेयर बन जाएगा, आप लोगों का वार्ड अध्यक्ष बन जाएगा, आप लोगों का विधायक बन जाएगा, आप लोगों का एमपी बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो मेरे साथियों हमारा ये समाज झुग्गी झोपड़ी में नहीं बल्कि नेपाल के महलों में रहेगा, महलों में रहेगा। और वहां सबको रोजगार जब दिया जाएगा तो ब्राह्मणों को भी रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा, सबको भी दिया जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारियों में ब्राह्मणों को भी रोजगार दिया जाएगा। अरे हमारे दरवाजे का संडास जो है और नाली जो है तो ब्राह्मण भी साफ करने के लिए आएगा। क्या ऐसा आप लोगों को नहीं चाहिए? क्या सिर्फ हजारों सालों से हमारे समाज ने इस गंदगी को ढोना है क्या? हमारे समाज ने जो लोग ब्राह्मणवादी है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा छोड़कर अगर हमारी पार्टी में आके फूले शो बाबा साहब और मानवतावादी इंसानियत के मानवतावादी विचारों को अगर वो चाहते हैं और इक्वालिटी अगर वो लोग चाहते, समानता वो लोग चाहते, हर जाति को समान अधिकार होना चाहिए, हर जाति को कोई उच्च ना देखे कोई नीच ना देखे, ऐसा जो लोग चाहते चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, हम उनका स्वागत करेंगे हमारी पार्टी में। जैसे उत्तर प्रदेश में भारत में सतीश चंद्र मिश्रा जी है, वो सब ये सब छोड़कर जातिवाद और ये सब छोड़कर एक इंसानियत लेकर आए हैं, तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। तो इसलिए मेरे साथियों जैसा माननीय साहब कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, भारत में करके दिखाया मेरे साथियों, वही आप लोगों ने यहाँ पर करना है, यही मैं आप लोगों को बताने के लिए आया और दूसरा कुछ नहीं। जिन लोगों को लगता है भाई ये भारत से आया है तो भारत हमारी सरकार चलाएगा क्या, कौन पूछा था भाई, कोई था? तो भारत हमारी सरकार चलाएगा। अरे भाई मैंने क्लियर यहाँ पर कर दिया क्यों आ रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु यहाँ से बाहर गए बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए, बुद्ध धर्म की मानवतावादी विचारधारा पूरी दुनिया में उन लोगों ने फैलाई। तो मैं कांशीराम साहब जिस भारत में जन्मे थे, तो कांशीराम साहब और फूले शो अम्बेडकर जहाँ पर जन्मे, फूले शो अम्बेडकर तो महाराष्ट्र की धरती के थे ना, तो वहां से मैं फूले शो अम्बेडकर आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, उनकी विचारधारा लेकर आया हूँ, ताकि ये हमारा समाज जो है ये जागरूक हो जाए और इसे नेपाल का राजा बन जाए। यही करने के लिए आया। इसलिए मेरे साथियों आप लोगों से यहाँ पर बहुत से वक्ताओं ने आपके सामने भी बातें रखी। साथियों जो वक्ता यहाँ पर बात रखते हैं आप लोगों ने भी उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विचार आप लोगों को हम जानबूझकर इसलिए बताने के लिए आए हैं क्योंकि आप लोग कोई आम लोग नहीं अभी यहाँ पर आए हुए, क्योंकि आप लोग प्रतिनिधि, आप लोगों को अपने गांव में जाकर अपने वार्ड में जाकर ये सब कुछ समझाना है, वहां की जनता को वहां के लोगों को समझाना है। इसलिए मेरे साथियों नेपाल की इस धरती पर क्योंकि अभी 4 महीने में चुनाव है, आप लोगों ने दूसरों को वोट दिया है, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जब यहाँ पर नगरपालिका का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप जो लोग बैठे हैं आप लोगों में से कोई यहाँ पर वार्ड का अध्यक्ष चुनकर आए? आप लोगों में से नहीं लगता है किसी को कि वार्ड का अध्यक्ष चुनकर आए? आप लोगों में से कोई मेयर बन जाए? नहीं लगता है किसी को? लगता है ना? लगता है ना? अम्मा बोलो जरा, नींद तो नहीं आ रही है? लगता है ना? अगर आप लोगों को राजा बनना है यहाँ का, क्योंकि इस नगर पालिका का राजा है मेरे साथियों 18 वार्ड है यहाँ पर, है ना? 20 से 18 यहाँ पर। अगर जो लोग यहाँ के हैं, अरे भाई 18 से सिर्फ 10 चुनकर लाओ, अरे मेयर तुम्हारा बनेगा, राजा तुम्हारा बनेगा, राजा बन जाएगा हमारे समाज का। और कितने वार्ड है पूरे हमारे इस जो 8 जिले पड़ते हैं हमारे, जहां हमारी संख्या अच्छी खासी है, कितने 265 या कुछ है क्या? 1271 है कहाँ पूरे नेपाल में? अच्छा, तो क्या आप लोग जहाँ से जिन जिलों से आए हैं, तो क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप खुद या आपके घर का कोई या आपके समाज का कोई, हमारे बहुजन समाज का कोई वार्ड का अध्यक्ष बने या मेयर बने? मेरे साथियों दूसरों ने अब तक हमारे वोट का इस्तेमाल किया है,
लेकिन इस बार हमने हमारे वोट का सही जगह पर इस्तेमाल करना है। अब वो दूसरों को चुनकर लाने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने आगाज कर दिया है आज का ये कार्यक्रम। यहाँ पर इस तरह से बहुत ज्यादा पैमाने पर जनसैलाब उमड़ा था यहाँ पर। मेरे साथियों, आज के इस प्रोग्राम से मुझे लगने लगा है कि 4 महीनों में जो चुनाव आने वाला है, हमारे तमाम बहुजनों की एकता बनने वाली है। और तमाम बहुजनों की एकता बनने के बाद मेरे साथियों, 4 महीनों में आप नगर पालिका के राजा बनने ही बनने जा रहे हैं, बनने ही बनने जा रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, हम लोगों ने जागरूक रहना है, सजग रहना है। मेरे साथियों, जो लोग यहाँ पर ये सरकारें चला रहे हैं, केंद्र की हो या राज्य की हो, इन केंद्र की और राज्य की सरकार वालों को हमारी जो पार्टी है तो उनकी आंखों में चुभेगी। अब चुभनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चुभनी तो चाहिए। अब उन्होंने हमें तकलीफ दी है तो हमारी पार्टी के कारण उनको चुभन तो होनी चाहिए, लेकिन चुभन भी ऐसी होनी चाहिए मेरे साथियों कि जिन कुर्सियों पर वो यहाँ पर सैकड़ों सालों से बैठे हुए हैं, आज आप लोगों को उन कुर्सियों को अपने हाथ में लेना है मेरे साथियों। हमारे समाज ने, बहुजन समाज ने बात किया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनंदन जी ने आपको समझाया कि संख्या किसकी बारी है, कौन कितनी संख्या में है। हमारा बहुजन समाज बच्चों है, युवाओं में, युवाओं के लिए भी खास करके बात रख रहा हूं ना, ध्यान दीजिए इस तरह। हरिनंदन जी ने आपको बताया मेरे साथियों कि यहाँ पर कौन कितनी संख्या में है, परसेंटेज आप लोगों को बताया कितनी संख्या में है। हम बहुमत से है ना, वो अगर 10-15% है तो हम भी यहाँ पर 15-85 फॉर्मूला जो कांशीराम साहब ने महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में चलाया था, 15-85 का फॉर्मूला यहाँ पर कितना पड़ता है? 20 पड़ता है। चलो भाई 80-20 का पड़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि संख्या तो वैसे कम ही है, लेकिन नेपाल के मुकाबले, क्योंकि भारत में तो सिर्फ 3.5% है, सिर्फ 3.5 है। नेपाल में चलो मान के चलो भाई 10 है, और दूसरे 10 उनको जोड़ देते चलो 20 है। अरे हम 80 है ना, हम अगर यहाँ पर 80% है मेरे साथियों, कांशीराम साहब ने ही कहा था, मैं जानबूझकर बार-बार कांशीराम साहब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कांशीराम साहब के विचार ही आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि कांशीराम साहब के विचारों ने ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। और हम यही चाहते हैं कि कांशीराम साहब के विचार आप लोग समझ जाए और आप लोग भी मधेश में और नेपाल में अपनी सरकार बनाए। मेरे साथियों, कांशीराम साहब कहा करते थे, बहुजन बनो और हुक्मरान बनो, राजा बहुजन बनो। यानी पहले हमें बहुजन बनना है। अगर हम सिर्फ चमार बनकर रहेंगे तो एक मुट्ठी भर रहेंगे, हम दुसाध बनकर रहेंगे तो मुट्ठी भर हो जाएंगे। अगर हम यादव बनकर रहेंगे, कुइरी कुशवाहा बनकर रहेंगे, डोम बनकर रहेंगे, हजारी बनकर, पासवान बनकर, दुसाध बनकर, डोम बनकर, धोबी बनकर, अगर हम इतने एक जातियों में अगर हम बटे रहेंगे, आदिवासी बनकर सिर्फ आदिवासी बनेंगे, आदिवासियों में भी अलग-अलग जाति है, अगर हम सिर्फ एक जाति वाले बन जाएंगे तो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा था, इसी धरती पर जन्मे हुए तथागत बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। क्या कहा था? तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्योंकि ये तमाम जातियां जब एक हो जाती है तो निर्माण होता है बहुजन समाज का। कांशीराम साहब कहते हैं, जब हम बहुजन बन जाएंगे तो संख्या में बहु बन जाएंगे। हम जातियों में बंटकर रहेंगे तो सीमित मुट्ठी भर हो जाएंगे, लेकिन हम तमाम जातियों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो बहुजन हो जाएंगे। तब कांशीराम साहब कहते हैं कि बहुजन बनो, हुक्मरान बनो, राजा बनो। अरे आप इस नेपाल का राजा बन सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर
बहुजन बन जाएंगे। तो बहुजन बनने के लिए हम सब ने पहले एक एक जाति जो हमारी बहुजन समाज की है, सारे लोगों ने पहले एक हो जाना। जब हमारा समाज एक हो जाएगा, जो बटा हुआ है, जो कांचीराम साहब ने ऊपर कहा था कि जिनको मुंह के खाने की आदत है, फिर दारू पैसा बांटते, फिर साहब ने कांचीराम साहब ने कहा है कि चमचे निर्माण होते हैं। अब हमारे समाज में ऐसे भी चमचे निर्माण हो गए होंगे कि जो दूसरी पार्टियों में है, सरकार में जो पार्टियां है या विपक्ष में जो पार्टियां बैठी है, पहले जिनकी सरकारें थी उनमें भी होंगे। ये चमचे तो होंगे ना वहां पर कि पैसा उन लोगों का खाते हैं, दारू उन लोगों की पीते हैं, फिर हमारे समाज में आते हैं बंटवारा करने के लिए, नहीं भाई फलाना को वोट दो, नहीं भाई फलाना को वोट दो। आते हैं कि नहीं ऐसे लोग? इसलिए मेरे साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर जागरूक हो जाएंगे तो हमारा समाज अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा और खुद यहाँ पर राजा बनेगा। ऐ मेरे साथियों, बाबा साहब ने हम लोगों को कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, वही नारा कांचीराम साहब हमारे पास लेकर आए। हमारी संख्या जितनी है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। क्या हमारी संख्या के मुकाबले हम लोगों को भागीदारी मिली है? क्या राज सत्ता में भागीदारी मिली है? नौकरियों में भागीदारी मिली है? बिल्कुल नहीं। कांचीराम साहब कहा करते थे, धन, धरती और कुर्सी बांटो। कांचीराम साहब तो भारत में कहते थे कि बाबा साहब ने आरक्षण दे रखा है ना वहां पर हमारे समाज को, तो वहां पर जब ये मनमानी विरोध करते हैं, तब कांचीराम साहब कहते वहां पर आरक्षण का विरोध करते, तो कांचीराम साहब कहा करते थे कि ठीक है भाई, आरक्षण काटना है काटो, लेकिन तब काटो, पहले धन, धरती और कुर्सी बांटो, बाद में आरक्षण काटो। ये कांचीराम साहब। इसलिए यहाँ तो हमें आरक्षण ही नहीं दिया। मिला है आरक्षण नेपाल में आरक्षण किसको मिला है? आज जो धरना सेठ है, जो महलों में रहते हैं, जिनको छुआछूत का कोई संबंध नहीं है, जो जातिवाद, जो खुद जातिवाद फैलाते हैं, जिनको जातिवाद की ज्वाला जिनके पास नहीं पहुंची है, जो सत्ता में हमेशा रहे हैं, मलाई खाते रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर आरक्षण है। जिन लोगों को दबे कुचले समाज को बाबा साहब ने भारत में आरक्षण दिया है, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में संविधान बनाया और भारत में हमारे समाज को आरक्षण दिया है, वैसे ही यहाँ पर हमारे समाज को आरक्षण दिया है। जिन लोगों को मिला है, छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी रियासत में हम लोगों को 50% आरक्षण दिया था। 50 एससी, एसटी और ओबीसी को 50% आरक्षण दिया और ऊपर से कानून ऐसा लगा दिया कि जितनी भी यहाँ पर सरकारी भर्ती होगी, सरकारी नौकरी में जब तक ये बहुजन समाज 50% नहीं होता है, तब तक यहाँ पर जो नौकरी में बैठे जिनकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, इनकी संख्या अगर 50 के ऊपर है तो इनकी भर्ती रोक दी जाएगी। जब तक 50% बहुजन समाज नहीं हो जाता है, तब तक इनकी भर्ती नहीं की जाएगी। अब आप लोग मुझे बताइए कि नेपाल में कितने दुसाध, कितने चमार, कितने धोबी, कितने पासवान, कितने हजारी एसपी पुलिस इंस्पेक्टर है, कितने हैं? अरे कितने होने चाहिए थे, क्योंकि संख्या में तो हम है ना, बड़ी संख्या में, तो किसके होने चाहिए? तो हमारे होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं है। अगर एक भी नहीं है, अगर आप लोगों को भी यहाँ पर 50% या 80%, हम लोग तो 80% है ना, अगर 100 यहाँ पर सीटें होती है तो 20 सीटें उनकी चाहिए, 80 सीटें हमारी चाहिए। क्या आप लोगों को ये नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यही देने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए ये बाद में ऐसा ना कहना भाई कि भारत वाला इधर आता है, अपने भारत वाले यहाँ पर सरकार चलाएंगे। अरे नहीं भाई, हम आपको जागरूक करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग जागरूक हो जाएंगे तो ये जो मेरा समाज है,
जो गरीब समाज है, इसी समाज में से यहाँ पर 100 में से 80 तो हमारे एसपी बन जाएंगे, हमारे इंस्पेक्टर बन जाएंगे, है कि नहीं? बनेंगे कि नहीं? तो मेरे साथियों, इसलिए आप लोगों को ये जो विचारधारा है, हमारे तमाम महापुरुषों की विचारधारा है, ये विचारधारा आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब आप लोग ये विचारधारा समझ जाएंगे तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अब जो मैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना है ना? सही है? वरना मैं बोलता रहूंगा, हाँ भाई बोल रहा है कोई, बस सुन लो और बाद में चलो घर पे आराम करो, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, एक किस्सा भी आप लोगों को सुनाऊंगा मैं, वरना ऐसे गोल गोल घुमाने का काम जो है इन तमाम पार्टियों ने किया है, तमाम चमचों ने भी किया है। अब भाई मुझे तो मैथिली आती नहीं है, हमारे साथी यहाँ बैठे थे, क्या नाम आपका? राम बहादुर मंडल जी, जिनकी मदद से मैंने चंद 2-3 लाइनें जो है वो मैथिली में लिखी। अगर बोलना आएगा तो समझ लीजिए मुझे, अगर बोलना आएगा तो ठीक रहेगा। तो एक घरवाला घरवाली होई चाहिए, ठीक है क्या? हाँ, होई चाहिए। उनका झगड़ा लड़ाई होई चाहिए। पति अपना पत्नी से पानी मांगे चाहिए। उनकर पति कल थी जे हमरा से झगड़ा करे चाहिए। अच्छा समझ रहा है भाई? आपको बता देते हैं। अब ठीक है, पति पत्नी होते हैं, है कि नहीं? समझेगा? पति और पत्नी होते हैं और दोनों में हो जाता है झगड़ा। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है, पति का भी गला सूख जाता है गाली दे देकर, और पत्नी का भी सूख जाता है। गया होगा दारू और पीकर किसी ने पिलाया होगा, तो किया होगा झगड़ा। तो झगड़ा करता है, दोनों का झगड़ा हो जाता है, उसका गला भी बाद में सूख जाता है, और फिर वो पत्नी से बोलता है, मर्द मेहरारू भी बोलते हैं ना, फिर वो पत्नी से बोलता है, अपने मेहरारू से बोलता है। भोजपुरी में भाई बोलते हैं, भाई मेहरारू है ना, तो मर्द और मेहरारू होते, क्योंकि भोजपुरी थोड़ी बहुत आती है मुझे, क्योंकि ज्यादातर मैं बिहार में बहुत ज्यादा काम है मेरा, बिहार के हर गांव में मैं पहुंचा हूं, हर जिले में पहुंचा हूं। कुछ वहां पर बिहार ने विचारधारा भी पहुंचाई है बहुत बड़े पैमाने पर। साथियों, मर्द मेहरारू होते हैं, दोनों का झगड़ा हो जाता है, मर्द का गला सूख जाता है, मेहरारू से पानी मांगता है कि जा मेरे लिए पानी ला। वो बोलती है, मेरे से झगड़ा करता है और मेरे से पानी मांगता है, जा मैं नहीं देती पानी, तू जा कर ले। उसको फिर गुस्सा आ जाता है, और वो अब उसको पता है कि सामने मटका कहां पर है, तो वो जानबूझकर उसको गोल गोल बातें करता है, गोल मटोर बातें करता है। उसको बोलता है मुझे पानी बोलती है, तो बोल पता पानी कहां है? पूछता है पानी कहां है, तो बीवी बोलती है पानी मटके में। तो वो बोलता है मटका कहां है, तो बीवी बोलती है मटका घर में है। वो पूछता है घर कहां है, और घर में बैठा। वो पूछता है घर कहां है, मेहरारू बोलती है घर गांव में। वो बोलता है गांव कहां है, वो बोलती है गांव जो है ना वो ब्लॉक में है, नगर पालिका में। वो बोलती है नगर पालिका कहां है, वो बोलता है नगर पालिका कहां है, तो बीवी बोलती है नगर पालिका जिले में है। तो वो पूछता है जिला कहां है, तो बीवी बोलती है जिला जो है वो राज्य में। वो पूछता है राज्य कहां है, तो बीवी बोलती है राज्य है ना देश में। वो बोलता है देश कहां है, वो बोलती है देश दुनिया में है। वो फिर से पूछता है तो दुनिया कहां है, वो बोलती है दुनिया पानी में है। वो बोलता है पानी कहां है, वो बोलती है पानी मटके में है। तो ऐसा गोल गोल घुमाने का काम यहाँ पर ये जो सरकारें चल रही है ना, नेपाल में जो सरकारें चल रही है इन ब्राह्मणवादियों की, इन सरकारों ने हमारे समाज के साथ किया है। वरना ऐसा ना करना भाई कि मैं ये बोल दूंगा, आप लोगों को ये समझा रहा हूँ और आप लोग बाद में कहेंगे मुझे ही गोल गोल घुमाने का काम कर देंगे। ऐसा मत कीजिए, इस कान से सुनकर इस कान से मत निकालिए।
ऐ मेरे साथियों, ऐसा गोल गोल घुमाने का काम जो यहाँ की सरकारों ने अब तक किया है, तो ऐसी सरकारों को आप लोगों ने गोल गोल घुमा देना है। आने वाले इस 4 महीने के बाद जो नगर पालिकाओं का चुनाव होने जा रहा है, ऐ मेरे साथियों, बहुमत से बहुजन एकता पार्टी को विजय बनाना है। आज से 15 महीने के बाद यहाँ पर लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐ मेरे साथियों, आप लोगों ने भी अपनी ताकत यहाँ पर दिखा देनी है, अपने वोट की ताकत इस तरह से दिखा देनी है, इतिहास रच देना है इस नेपाल की धरती पर कि अब तक ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। ऐ मेरे साथियों, अगर इस नेपाल की जनता अगर पूरी तरह से हमारे साथ यहाँ पर बहुजन एकता पार्टी पर अगर यहाँ पर ये जो सीढ़ी बनाई है यहाँ पर, अगर है मेरे साथियों, ये सीढ़ी हमारे पास नहीं थी पहले हमारे समाज को सीढ़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। यह सीढ़ी जो यहाँ की पार्लियामेंट में लगाई है ना, उस पार्लियामेंट की सीढ़ी पर हम लोगों को चढ़ने का अधिकार नहीं था। इस नेपाल के प्रदेशों में जो विधानसभाएं है, विधानसभाएं बोलते हैं ना, विधानसभा पर जो सीढ़ी लगाई जाती उस पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे उन्होंने जो सीढ़ी लगाई उनको डालो भाई चूल्हे में, हम यहाँ पर सीढ़ी लेकर आए, अब हम हमारी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, ऐसे नेपाल का प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा बनाएंगे। अब सीढ़ी आप लोगों के पास आ गई है, अब आप लोगों ने इस सीढ़ी पर चढ़कर पार्लियामेंट और विधानसभा में चढ़ना है मेरे साथियों। और तो सिर्फ आगे तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, लेकिन आने वाले इतिहास आप लोगों को इस तरह से कर देना है मेरे साथियों कि ये जो चुनाव 15 महीनों में विधानसभा लोकसभा का आने वाला है, अगर 15 महीनों में आप लोग अगर एक हो जाते, एकता अगर बहुजन समाज की हो जाती है, तो इन्हीं 15 महीनों में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे समाज का हो जाएगा। अगर आप लोग साथ देते हैं, वहां पर पहाड़ का अगर हमारा आदिवासी और वहां का दलित हमारा साथ देता है, क्योंकि वहां के संगठन भी हमारे साथ यहाँ पर बहुजन एकता पार्टी से जुड़े हैं, अगर यहाँ का समाज भी और वहां का समाज भी हमारा जागरूक हो जाता है, तो ये मेरे साथियों, हम तमाम इस नेपाल के हमारे मूल निवासियों का जो हमारे पार्टियां है, बहुजन एकता पार्टी और वहां पर जो हमारे 2 संगठन चल रहे हैं, वहां के भी जब हमारे एमपी वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे और हमारे एमपी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, तो मेरे साथियों, आपके अपने समाज के जवान को, आपके अपने बेटे को, आपके अपने समाज के, ओ माता सुनो जरा भाई, अम्मा, अगर हमारा समाज एक हो जाता है ना, तो तुम्हारे इस समाज का बेटा इस नेपाल का प्रधानमंत्री बन सकता है, तुम्हारे इस समाज का बेटा इस मधेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए मेरे साथियों, हम लोगों ने इसके लिए जागरूक रहना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनंदन रंजन जी ने आपसे सवाल भी पूछा था कि जिनको बनना है भाई नेता, तो नेता बनने के लिए मेहनत किसको करनी है, मेहनत कौन कौन करेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा भाई। हम लोगों को मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, उसके बाद ही तो फल मिलेगा, है कि नहीं? वरना ब्राह्मण तो कहते हैं कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और उसमें लिखा बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें कहा भी गया है, उसमें कहा भी गया है कि भाई कर्म करता जा, फल की आशा न कर, यानी नौकरी करता रहे मगर मत खा। इसलिए हम लोगों ने कर्म तो करना है, लेकिन फल की आशा के लिए कर्म करना है। कौन सा? हमारे समाज को जागरूक करना है, तब हमें फल मिलेगा। हमारा विधायक बनेगा, हमारा एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, वार्ड अध्यक्ष बनेगा, मेयर बनेगा, और तब हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर मेहनत लेनी, यहाँ पर मेहनत लेनी आप लोगों ने। तो आप लोगों ने जो हम यहाँ पर बात आप लोगों को समझा रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने वार्ड में जाकर, अपने गांव में जाकर अपने समाज को ये समझाना है। और भाई, जब हमारा समाज ये तैयार हो जाएगा, जब हमारा बहुजन समाज तैयार हो जाएगा ना, तब क्या होगा मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में भी हमारा समाज तैयार हुआ था, कैडराइट हो गया था, पक्का कांशीराम साहब का हो गया था। ऐ मेरे साथियों, तब चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी तब बड़ी ताकतवर थी भाई, 50-60 साल राज किया है भारत पर,
50-60 साल सत्यानाश किया है भारत का, तो वो राज कर रही थी वहां पर। तो कांशीराम साहब जब चुनाव आए तो कांशीराम साहब प्रचार में गए, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूम रहे थे, तो दूर तक चले गए कांशीराम साहब गाड़ियों का काफिला लेकर, समाज को तैयार करते करते, लोगों को जागरूक करते करते अब रात के 12 बज गए, रात हो गई ज्यादा, 12-1 बज गए। तो कांशीराम साहब बोले कि चलो भाई अब कार्यालय लौटते हैं। तो जब कांशीराम साहब कार्यालय लौट रहे थे तो एक गांव था, उस गांव में रोशनी दिख रही थी। तो कांशीराम साहब बोले चलो भाई हमारी बस्तियों में यहाँ पर रोशनी भी दिख रही है घरों में, तो लोग हमारे अगर जागते होंगे इस गांव में, तो चलो भाई जाते जाते हमारे समाज के लोगों से बात कर लेते हैं, हमारे समाज के लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कांशीराम साहब उस गांव में गए तो साहब ने देखा कि भाई सारे लोग तो जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। तो साहब ने कहा कि चलो भाई अच्छी बात है। तो लोगों को पता चला कि भाई अपने गांव में कांशीराम साहब आए हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि भाई कांशीराम साहब आए हैं। तो 2-4 लोग आए, कांशीराम साहब को जय भीम बोले और कांशीराम साहब के हाथ में 50-50 रुपए दे दिए और आगे चले गए। कांशीराम साहब विचार करने लगे, भाई मैंने इन लोगों के पास तो पैसा भी नहीं मांगा और ये डायरेक्ट 50-50 रुपए दे रहे हैं, अब ये तो पुरानी बात है। तो उस जमाने में 50 रुपए भी ज्यादा हुआ करता था। अगर कांशीराम साहब सोच रहे थे कि भाई जब मैं इन लोगों से पैसा मांगता हूँ कि भाई पार्टी के लिए पैसा दो, आपके ही पैसों से पार्टी चलेगी, मैं 1-1 रुपया 2-2 रुपए इन लोगों से मांगता हूँ, 10-10 रुपए मांगता हूँ, 1-1 2-2 रुपया तो ये लोग दे देते हैं। लेकिन जब 10 रुपए मांगता हूँ तो ये लोग कहते हैं साहब पहली तारीख को देंगे, हमारी मजदूरी आ जाएगी तो पहली तारीख को आपको 10 रुपए दे देंगे पार्टी चलाने के लिए। तो कांशीराम साहब सोचने लगे कि भाई मैंने इन लोगों को मांगा भी नहीं, ये डायरेक्ट 50-50 रुपए मेरे पास दे रहे हैं, क्या मामला है भाई। और डायरेक्ट 8-10 लोग आ गए, कांशीराम साहब को जय भीम बोले और साहब के हाथ में 50-50 रुपए दे दिए और चले गए। साहब देते रह गए। फिर साहब सोचने लगे और फिर 10-20 लोग आए और फिर साहब के हाथ में 50-50 रुपए देने लगे। साहब ने सबसे पहले उनके हाथ पकड़ लिए, रुको कि भाई ये क्या माजरा है, मैं पैसा मांगता हूं तो आप लोग बोलते पहली तारीख को देंगे, तब आप लोग 10 दिन सही 20 दिन सही, लेकिन मेरे पास लेकर आते हैं 10-10 रुपए। लेकिन आज आप लोग बिन बताए 50-50 रुपए दे रहे हो, क्या माजरा है भाई, कैसे आपके पास इतना पैसा आ गया। तब वो लोग कांशीराम साहब को बोलते हैं कि साहब बगल वाली गली में कांग्रेस पार्टी वाले एक वोट का 100-100 रुपया बांट रहे हैं, 50-50 हमने रख लिए अपने खर्चे के लिए, 50 आपको दे रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। ये होता है कैडर। ये जो कैडर कैंप यहाँ पे लिखा है ना, प्रशिक्षण शिविर, ये कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है। ये कैडर जब जो आदमी ले लेता है ना, कांशीराम साहब के विचार, फूले शाह अम्बेडकर के विचार जो समझ जाता है, वो कभी बिकता नहीं है। इन मधुवादियों के बाजार में वो कभी बिकता नहीं है। मेरे साथियों, जिनको खरीदने के लिए 100-100 रुपया कांग्रेस दे रही थी वहां पर, वो लोग 50 रुपया उसमें से कांशीराम साहब को दे रहे हैं कि साहब अपनी खुद की सरकार बनाने के लिए आपको दे रहे हैं। तो क्या वो लोग कांग्रेस को वोट देते? नहीं। उन लोगों ने वहां पर ऐसे आदमी को जिता दिया कि जहां पर कांशीराम साहब प्रचार कर रहे थे, कांशीराम साहब ने जहां पर समाज को तैयार किया, समाज को कैडराइट वहां पर किया, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था, प्रत्याशी था, वो हेलीकॉप्टर से आता था सभा में प्रचार करने के लिए, भाषण देने के लिए, और जिसको कांशीराम साहब ने खड़ा किया था वो साइकिल पर जाता था, कभी पैदल जाता था, साइकिल पंचर होती थी तो पैदल जा जाकर लोगों में प्रचार करता था, टूटी फूटी जीप में जाकर प्रचार करता था। और जब चुनाव के नतीजे निकले मेरे साथियों, तो हेलीकॉप्टर वाले की डिपॉजिट जब्त हो गई और कांशीराम साहब वाला गरीब आदमी जीत गया। ये होती है कैडर की ताकत, क्योंकि कैडर से जो आदमी तैयार हो जाता है वो कभी बिकता नहीं है, ना दारू से बिकता है, ना पैसे से बिकता है। मेरे साथियों, कैडर से वहां पर लोग निर्माण हो गए, समाज निर्माण हुआ। मेरे साथियों, हजारों सालों से हमारी परछाई भी जिनको नहीं चलती थी मेरे साथियों,
हमारे अछूत समाज की बहन मायावती, हमारे अछूत से भी अछूत महिलाओं को समझती है ये मनुस्मृति, ये ब्राह्मणी व्यवस्था। अरे इंसान से भी अछूत आदमी से भी अछूत ज्यादा महिला को समझा जाता है। अरे ऐसी अछूत महिला को उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर कांशीराम साहब ने बिठा दिया, हमारे समाज ने बिठा दिया। कब बिठाया? क्योंकि कांशीराम साहब और बहन मायावती के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया नहीं था लोगों के पास फेंकने के लिए, देने के लिए, दारू पैसा बांटने के लिए। कांशीराम साहब ने विचार बताया, हमारे समाज जागरूक किया, इतिहास बनाया, बताया हमारे समाज को। और तब जाकर हमारे समाज ने एक वोट की, जो एक वोट होता है, एक वोट की कीमत वहां के उत्तर प्रदेश के हमारे समाज ने जान ली मेरे साथियों। वहां पर एक वोट की कीमत जान ली, इसलिए हमारे समाज का राजा बन गया। और आप लोगों ने पहले मैंने आपको बताया कि राजा हमारा समाज बन गया, तो चमार, गुजरात, डोम और हजारी जो हमारी जातियां है, हमारे जातियों के घर के सामने की नाली और संडास साफ करने जनेऊधारी ब्राह्मण आ गए। ऐसा परिवर्तन आप लोगों को इस नेपाल में लाना है। इसलिए मेरे साथियों, आप सभी ने जागरूक होना है और हमारे समाज को यह बताना है कि दारू और पैसे से हम लोगों ने बिकना नहीं है, बिकना नहीं है। मेरे साथियों, वोट हमारा जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिया था भारत में, वही वोट का अधिकार यहाँ पर इस नेपाल में भी हमें वोट का अधिकार नहीं था। उस वोट का अधिकार को देखकर यहाँ पर हमारे समाज को वोट का अधिकार मिला है। बाबा साहब वोट के अधिकार को बोलते हैं कि आपका वोट जो है, आपके वोट की रखवाली आपको करना है। वोट को क्या बोलते हैं आप लोग? वोट, वोट बोलते हैं, वोट ना। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, VOTE, वोट बोलते हैं। तो इधर आपकी स्थानीय लैंग्वेज में वोट बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं, पत्ती भी बोलते हैं। तो भाई आपके पत्ती की, आपके वोट की आप लोगों को रखवाली करना है। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों से कहते हैं कि जिस तरह से हम अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत की रखवाली करते हैं, वैसे आपके वोट की रखवाली आपको करने देना है, आप लोगों ने करना है। आप लोग अपने बहन बेटी की इज्जत की रखवाली करते हैं, उसकी इज्जत को बिकने नहीं देते हैं, वैसे अपने वोट को बिकने नहीं देना है, अपने वोट को बिकने नहीं देना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों से कहा था मेरे साथियों, जो आदमी अपना वोट बेचता है, उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर एक गंभीर बात कहते हैं। बाबा साहब उस वोट बेचने वाले को कहते हैं कि मैंने गाय और भैंस का दूध बेचने वाले लोग देखे हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने गाय और भैंस का दूध बेचने वाले लोग देखे हैं, लेकिन जो अपना वोट बेचता है, वो अपने बहन और बेटी का दूध तक बेचता है। वो अपने माँ, बहन, बेटी का दूध भी बेच सकता है जो वोट को बेचेगा। इसलिए मेरे साथियों, हमारा वोट हम लोगों ने बिकने नहीं देना। उसी वोट से राजा बनना है, स्वराज बनना है। अरे लुटो नहीं, बिको नहीं, लुटने नहीं देना है, बिकने नहीं देना है हमारे वोट को। अरे लुटो नहीं, बिको नहीं, हौसला करो। लुटो नहीं, बिको नहीं, हौसला करो। तुम हुक्मरान बन सकते हो, फैसला करो। फैसला करना है आप लोगों को कि गुलाम का गुलाम ही आपको बने रहना है, कि आपको राजा बनना है। ये आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि अब आपके लिए अपनी खुद की पार्टी आ गई है, आपकी अपनी खुद की पार्टी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई है, मेरे साथियों जरा ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए आपस में। जब कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई, तब उत्तर प्रदेश का चमार दुसाध हमारा जो समाज था, वो कांग्रेस में था। तो कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई, तब इंदिरा गांधी जो थी, वो प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को जानते हैं ना? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी।
अब इंदिरा गांधी ने कांशीराम साहब को खरीदने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कांशीराम साहब बिके नहीं। कांशीराम साहब बिके नहीं। कांशीराम साहब ने जब 1984 में 14 अप्रैल 1984 में 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती को पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी, तो लोगों को तब तक ज्यादा पता नहीं था। पार्टी तो बना दी कांशीराम साहब ने, तब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तब इंदिरा गांधी आ गई। तो इंदिरा गांधी ने पार्टी बनाने के बाद, वो तो कांग्रेस की थी, कांशीराम साहब ने पार्टी बनाने के बाद इंदिरा गांधी ने प्रचार किया, एक कांशीराम नाम का आदमी है और जिसने पार्टी बनाई है वो चमार है, वो चमार दुसाद है, डोम है, निचली जाति का है। ये निचली जाति के जो लोग हैं इसने पार्टी बनाई है, इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी है ये चमार दुसादों की पार्टी है, डोम चमारों की पार्टी है, ये निचली जाति की पार्टी है। भाई क्या हुआ? सुनिए सुनिए भाई, मैं शांत हो जाओ, उसकी आप लोग बोलेंगे। भाई आप शांत रहिए। साथियों, इंदिरा गांधी ने बताया जिनको प्यास लगेगी वो जाएंगे। भाई आप लोग बैठे बैठे पानी मत दीजिए, जाइए उधर पानी, सीट पर पानी मत दीजिए किसी को। जिनको प्यास लगेगी वो पिएंगे ना, आप लोग मत दीजिए। साथियों, इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश में सभाएं ली और सभाओं में कहा कि ये कांशीराम, ये चमार दुसादों की पार्टी बनाई है, कांशीराम चमार दुसाद है, तो ये पार्टी जो उसने बनाई है ये उनकी पार्टी है। तो जब इंदिरा गांधी ने कहा तो हमारे समाज के जो लोग थे भाई, चमार दुसाद, डोम, पासी, पासवान, धोबी, हजारा, हजारी, सारे सोचने लग गए, अरे भाई अगर हमारी पार्टी बन गई है तो हम कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? हमारी पार्टी बन गई है, हम क्या कर रहे हैं कांग्रेस में? चलो भाई हमारी पार्टी में। तो सारे लोग हमारी पार्टी में, कांशीराम साहब की पार्टी में आ गए। तब कांशीराम साहब ने इंदिरा गांधी को धन्यवाद कहा कि इंदिरा, तूने मेरा समाज मेरी पार्टी को जोड़ दिया, मेरा समाज मेरी पार्टी को जोड़ दिया। तो वहां पर इतनी ताकत हमारी बढ़ गई कि अब हमारा जो शेड्यूल कास्ट का वोट था वो एक जगह पड़ने लग गया। तो एक जगह वो वोट पड़ने लग गया तो कांशीराम साहब ने देखा कि भाई अब चमार दुसाद, डोम, पासी, पासवान सबका वोट तो मुझे मिल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। 40,000 वोट मिल रहा है लेकिन 60,000 पर सीट जीतने वाली है। अब 60,000 दूसरा 20,000 वोट में लाऊं कैसे? तो कांशीराम साहब ने विचार किया। तो कांशीराम साहब गए भाई कुमार के पास, कुमार के पास गए, यादव के पास गए, ओबीसी के पास गए, कुशवाहा के पास गए, कोहली के पास गए। उनको बोला कि भाई देखो मेरे पास 40,000 वोट है, अगर तू अपने समाज का 20,000 वोट अगर लेकर आएगा तो मैं 40,000 वोट दे देता हूँ, मैं तुझे विधायक बना देता हूँ, एमपी बना देता हूँ। तो वो आ गए अपनी जाति से अपना वोट लेकर, वो 20,000 वोट लेकर आ गया कांशीराम साहब के पास। 40,000 वोट था, अरे उसका वोट एक हो गया, इसका वोट एक हो गया और वहां पर हमारी सीट जीत गई। ऐसी सीटें हमारी जीती और वही इतिहास, वो इतिहास मैंने देखा है, वो इतिहास मैंने जाना है, तो वही इतिहास इस नेपाल में होना चाहिए। जब आप लोगों के वोट इकट्ठा हो जाएंगे और जहां आप लोगों को 10-20 हजार वोटों की जरूरत पड़ेगी, तब हम दूसरी कम्युनिटी से, ओबीसी समाज से भी कहेंगे, कुमार से कहेंगे, यादव से कहेंगे, कोयरी से कहेंगे, कुशवाहा से कहेंगे, जो ओबीसी जातियां है, मुस्लिम समाज है, उन लोगों से हम कहेंगे कि भाई हमारा इतना वोट है, तू भी इधर आ जा, हम तुझे जिता देते हैं। तो उसको भी जिता देंगे, हमारे समाज को भी जिता देंगे। यहाँ पर ताकत किसकी बढ़ेगी? यहाँ पर सीटें किसकी बढ़ेगी? अरे एमएलए एमपी जब हमारे बन जाएंगे, हमारी ताकत नेपाल में बन जाएगी। तो मेरे साथियों, बाबा साहब के इस बच्चे को, बाबा साहब के हमारे इस समाज को, भूले जाओ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हमारे समाज को, कांशीराम साहब के इन बब्बर शेरों को इस नेपाल का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाए। इसलिए मेरे साथियों, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनकर हमारे समाज में जाकर बतानी है, हमारे समाज में जाकर, गांव, शहर, वार्ड, गली, नुक्कड़, हर जगह पर जहां पर भी आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने सिर्फ विषय कौन सा शुरू कर देना है, बात कौन सी छेड़ देनी है?
जहां पर भी जाएंगे मेल मिलाप करेंगे, किसी से मिलेंगे, सुबह सुबह भी दातुन करते करते एक दूसरे से जब मिलेंगे, हाँ भाई बहुजन जनता पार्टी का हमें बनाना है, यही बोलना। एक दूसरे को यही बता रहे कि कुछ भी करो, लेकिन हमें देश का राजा बनना है, और देश का राजा बनने के लिए हमें जो वार्ड का चुनाव है ना, सबसे पहले आपने वार्ड का राजा बनना है। देश का राजा बनने के लिए आप लोगों ने वार्ड का राजा बनना है। इसलिए मेरे साथियों, आज यहाँ पर सिर्फ ये कार्यकर्ताओं का कुछ जिलों का प्रशिक्षण शिविर था, तो ये हॉल भी हमारे लिए बहुत छोटा हो गया। बाहर लोग खड़े थे, उधर लोग खड़े थे, बड़े पैमाने पर सीढ़ियों पर लोग खड़े थे, बहुत बड़े पैमाने पर। सिर्फ हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम था, इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मेरे साथियों, एक ऐसा भी आदमी हमारे बीच में है जिसने भी कोई फलाना नाम की कोई पार्टी बना ली थी, और उसका कुछ राष्ट्रीय अधिवेशन भी रखा था कुछ दिनों पहले, है कि नहीं? राष्ट्रीय अधिवेशन उसने रखा था। कितने लोग थे? हमारे लोग कार्यकर्ता वहां पर दिए थे, लोगों को गिनने के लिए दूर से खड़े थे। लोग कितने थे भाई? यहाँ पर मुझे आंकड़ा पता चला कि 13 लोग थे, 13। मैंने तो 43 सुना था, लेकिन जो आंखों देखा हाल है वो 13 लोगों का है, 13। यानी जो अपने समाज का नुमाइंदगी करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए जो अपने आप को कह रहा है, वो राष्ट्रीय अधिवेशन करता है, तो 13 लोग इकट्ठा होते हैं। चलो भाई 13 तो बहुत कम हो जाते, कोई भरोसा नहीं करेगा, चलो भाई 50 पकड़ लेते हैं। नेपाल की जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़। अरे भाई 3 करोड़ में से 30 को इकट्ठा कर लेता, 3 करोड़ में से 30 को इकट्ठा कर लेता। उतना भी नहीं हो पाया कि ऐसा आदमी हमारी बात करेगा पार्लियामेंट में, क्या पहुंच पाएगा पार्लियामेंट में? लेकिन यहाँ पर सारा समाज इकट्ठा हो गया है। आज सारे बहुजनों की एकता हो गई है, और सारी एकता मिलकर आज ऐसी इस सीढ़ी पर चढ़ने वाली है। और ये सीढ़ी है आपके मेयर पद की, ये सीढ़ी है आपके वार्ड अध्यक्ष पद की, और ये सीढ़ी है आपके पार्लियामेंट की, ये सीढ़ी है आपके विधानसभा की। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों ने यहाँ पर इस सीढ़ी पर चढ़कर जो यहाँ की ताकतवर जो सीढ़ी है, ताकतवर जो कुर्सी है, उस ताकतवर कुर्सी को आप लोगों ने वहां पर जाना है। आप लोगों ने, मेरे साथियों, जब आप लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, तो राजा जब हमारा समाज बन जाएगा तो ताजा भी हमारा समाज बनेगा, ताजा भी हमारा समाज बनेगा। और यहाँ की एसपी डीएम के पदों पर हमारा समाज बैठेगा। कांशीराम साहब कहा करते थे भारत में आरक्षण है, उस आरक्षण के जोर पर कहते थे। अब वही बात मैं नेपाल में भी कहना चाहूंगा कि अगर नेपाल में हमारी सरकार बन जाएगी तो नेपाल में भी हम लोगों को आरक्षण मिलेगा। तो कांशीराम साहब जो कहा करते थे भारत में, साहब कहा करते थे आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, और वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। आप लोगों के एसपी और डीएम रहेंगे, और तब हम लोगों का सीएम पीएम रहेगा। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। सीएम पीएम हम लोगों को बनना है, और एसपी डीएम भी हम लोगों को बनना है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक रहना है, हमारे वोट की रखवाली करनी है, वोट को बिकने नहीं देना। इसलिए मेरे साथियों, हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि कांशीराम साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टियां जो चलाई, चुनाव जो लड़ा, तो धन्ना सेठों की पार्टियों से, धन्ना सेठों के पैसों से नहीं लड़ा। उत्तर प्रदेश का चमार क्या करता है पता है? चमार उत्तर प्रदेश का जो जूते चप्पल सीता है ना, ऐसी छतरी लगा लेता है किसी बस स्टैंड और स्टेशन के बाहर, देखा है? उत्तर प्रदेश के चमार ने ठान लिया था
कुछ भी हो, हम किसका साथ दें। उन्होंने ठान लिया था तो उन्होंने एक डिब्बा, छोटा सा डिब्बा होता है, वो ऐसे रख दिया। जहां जूते चप्पल सीते थे उसी के पास उस डिब्बे को रख दिया। और जो कमाई आती थी, क्योंकि कांचीराम साहब के जमाने की बात बोल रहा हूं मैं, अभी तो है, अभी तो ऑनलाइन भेज देते हैं भाई जी को, लेकिन तब की बात मैं बोलता हूँ कि साहब के जमाने में जो चमार बाहर बैठता था, जो मोची बैठता था, जो जूते वहां पर सीता था, वो डिब्बा रखता था। और दिन भर में अगर उसके पास 10 रुपए इकट्ठा हो जाता था, 10 रुपए अगर दिन भर में इकट्ठा हो जाता था, तो वो सबसे पहले जो सुबह से जो पहली कमाई आती थी, अब तब 1 रुपया या 50 पैसा बुक पॉलिश का होता था साहब के जमाने में, कांचीराम साहब, तो वो उसमें से 1 रुपया लेता था, उस डिब्बे में डालता था। तो भाई उस डिब्बे में 1 रुपया डाल देता था, और फिर एक दिन का 1 रुपया तो 30 दिन का हो गया 30 रुपया, 30 दिन का 30 रुपया हो गया। हमने उसको सवाल पूछा एक बार कि भाई तू हर रोज ये जो 1 रुपया इस डिब्बे में क्यों डालता है, तो उसने बताया कि साहब एक दिन का मैं 1 रुपया इसमें डालता हूँ, अगर 10 रुपया इकट्ठा हो गए, 1 रुपया तो इसमें ऑलरेडी मैं डाल देता हूँ, 9 रुपये जाकर मैं अपने घर का खर्चा वर्चा चलाता हूँ, फिर कल आता हूँ, फिर पहली कमाई जब होती है तो 1 रुपया पहले इसमें डाल देता हूँ, और फिर जब ये 1-1 रुपया इकट्ठा होकर 30 रुपया बन जाता है महीने का, तब मैं ये डिब्बा ले जाकर बहन मायावती के कांचीराम साहब के ऑफिस में जाता हूँ और उनके पास उसको उड़ेल देता हूँ और कहता हूँ, कांचीराम साहब ये मेरा मेहनत का 1 रुपया जो है हमारी सरकार बनाने के लिए मैं लेकर आया। 30 का 30 रुपया है साहब, ये 30 रुपया रखिए और हमारी सरकार बनाइए। ये जज्बा और ये जुनून था उत्तर प्रदेश के उन लोगों का कि जिन्होंने एक कारनामा कर दिखाया, अरे अपनी कमाई का 1-1 रुपया तक दिया, और बहन मायावती को वहां पर कांचीराम साहब ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐ मेरे साथियों, वही आप लोगों ने करना है। यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथियों, कि आप लोगों को कोई भारत से अदानी अंबानी पैसा देने वाला नहीं है, यहाँ से कोई प्रचंड या शर्मा वर्मा आप लोगों को पैसे देने वाला नहीं है कि ये लो भाई और पार्टी चलाओ, वो देने वाले नहीं है। ये जो पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी आपके अपने पैसों से चलेगी। आप 1-1 रुपया इकट्ठा कीजिए और 1-1 रुपये से अपनी पार्टी को जिताइए मेरे साथियों, और आप खुद वहां पर वार्ड के अध्यक्ष बन जाइए, आप खुद अपने समाज को अध्यक्ष बनाइए, आप खुद वहां पर एमएलए बनाइए और सीएम डीएम सीएम पीएम बनाइए। मेरे साथियों, जब आप लोग यहाँ पर एक हो जाएंगे, जब आप लोग यहाँ पर अपनी जेब का 1 रुपया खर्चा करेंगे इस पार्टी को चलाने के लिए, ये पार्टी आपके लिए काम करेगी, क्योंकि इस पार्टी का राजा ये आपका अपना राजा रहेगा। इस पार्टी का राजा बनेगा, आपका अपना बच्चा बनेगा, आपका अपना बच्चा बनेगा। इसलिए मेरे साथियों, पार्टी अगर चलानी है पूरे नेपाल में, इन धन्ना सेठों की पार्टियों के विरोध में चलानी है, तो वैसे ही आप लोगों ने करना है जैसा कांचीराम साहब को उत्तर प्रदेश के लोगों ने साथ दिया। अरे 1-1 रुपया जो 10 रुपया कमाता था, वो दिन का 1 रुपया भी कांचीराम साहब को लाकर देता था कि साहब अपनी सरकार बनाओ। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों ने अपनी सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने इकट्ठा होना है। जो आदमी मजदूरी भी करता है उसने भी 1 रुपया इस पार्टी को लगाना है। जो आदमी कहीं टीचर है, कहीं नौकरी कर रहा है, किसी भी काम धंधे में है, चाहे सरकारी नौकरी में है, तो उसने भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी सरकार बनाने के लिए और अपने समाज की रखवाली करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, हमारे समाज का उत्थान करने के लिए अपनी कमाई का 20वां भाग दो, 20वां हिस्सा दो। जो 100 रुपया कमा रहा है वो सिर्फ 5 रुपया है कि नहीं? जो 100 रुपया कमा रहा है वो सिर्फ 5 रुपया दे। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा मेरे साथियों। उसी पर अमल कांचीराम साहब ने किया, उसी पर अमल उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे गरीब समाज का बच्चा वहां पर कांचीराम साहब ने चुनाव में जिसको वहां से लड़वाया, सारे गरीबों को वहां पर टिकट दिया
और सारे गरीब वहां पर एक एक पैसा भी कांचीराम साहब को देते थे। कांचीराम साहब खुद वहां पर जाते थे और लोगों से कहते थे कि भाई नोट भी दो, वोट भी दो, बीएसपी को चुनकर दो। तो लोगों ने भी नारा दिया कि कांचीराम साहब आपको नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और बीएसपी को चुनकर देंगे। ये नारा उन लोगों ने दिया, वैसा ही आप लोगों ने यहाँ पर देना है मेरे साथियों नारा कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और बीईपी को चुनकर देंगे, बहुजन एकता पार्टी को चुनकर देंगे। बीईपी है ना आपकी, बीएपी, बीएपी है ना, कथिक गड़ी थी ऊपर बहुजन एकता पार्टी, बीईपी नहीं, ये बहुजन एकता पार्टी है। हो गया भाई, नहीं एकता का तो ई आएगा, ई होगा ई जिसे हम नेपाली में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो वहेपा होगा। तो इसलिए मेरे साथियों, जैसा वहां पर कांचीराम साहब ने अपना संगठन खड़ा किया, वैसा ही आप लोग संगठन यहाँ पर खड़ा कीजिए और आप लोग यहाँ से अपनी सरकार बनाइए। आप लोगों ने यहाँ से राजा होकर जाना। इसलिए मेरे साथियों, अब आप ही लोगों ने सोचना है और समझना है। मैं कह रहा हूं इसलिए आप लोगों ने मान लेना, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि हम तथागत बुद्ध की धरती पर है।